उसमें छाले पड़ने शुरू हो जाते हैं। जब भी पेशेंट स्टूल पास करता है ब्लड आना शुरू हो जाता है। हमारे बॉवल मूवमेंट जो है वो स्लो हो जाएंगे, स्टूल हमारा कॉन्स्टिपेटेड हो जाएगा, पेट में हल्की हल्की दर्द या सुई चुभने जैसी दर्द जो होती है, ऐसे सिम्टम्स क्रिएट होते हैं। आयुर्वेद में इसको अग्नि दुष्टि से कंसिडर किया गया है। अग्नि दूषित होती है तो हमारा जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, प्रोसेस है, ये सारा डिस्टर्ब हो जाता है। पित्त दोष जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, और जैसे ही अग्नि दुष्टि होती है तो इट मींस कि पित्त डिस्टर्ब हो रहा है हमारी बॉडी में। एक हमारा होता है शोधन चिकित्सा और एक होती है शमन चिकित्सा। सॉफ्ट ऑपरेशन देते हैं जिससे पेशेंट्स को मोशंस में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन उसका पित्त जो है वो। मैं डॉक्टर निश्चल शर्मा, आयुर्वेद और पंचकर्म एक्सपर्ट। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक पेट की ऐसी बीमारी के बारे में जो आजकल यंग जनरेशन में, मतलब यूथ में बहुत कॉमन देखने को मिल रही है। इसका मॉडर्न साइंस में या एलोपैथी मेडिसिन में मतलब इसको ठीक करना एक चैलेंज बन गया है, लेकिन आयुर्वेद में हमारे जितने भी आयुर्वेद के ग्रंथ हैं उनमें इसको बहुत डीप और थॉरोली मतलब इसको स्टडी किया गया है। इसको प्रॉपरली हम लोग आयुर्वेद से मैनेज कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ पेट की बीमारी जिसको हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या आईबीएस या कोलाइटिस या आयुर्वेद में इसको ग्रहणी या संग्रहणी रोग बोलते हैं। पेट को हमारा जो है वो ब्रेन कंट्रोल करता है। हमारे ब्रेन से ना 12 पेयर्स की नाड़ियां निकलती हैं जिसको हम क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। उसमें से जो 10वीं नाड़ी होती है ना, जिसको हम बोलते हैं वेगस नर्व। वेगस नर्व क्या होता है, ब्रेन से निकलती है और हमारा जो गट है, मतलब हमारे माउथ टू एनस, जो हमारा पूरा गट है जिसमें हमारा पेट, लिवर, इंटेस्टाइन्स, कोलोन, पेनक्रियास, जितने भी हमारे ऑर्गन्स आते हैं उनकी जो फंक्शनिंग है उसको रेगुलेट करना, उसको कमांड करना, ये वेगस नर्व का काम होता है। वेगस नर्व जब इरिटेट हो जाती है या अपनी फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपर नहीं करती है तो हमारे गट का जो फंक्शन है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो आईबीएस को मॉडर्न व्यू से देखें या एलोपैथी मेडिसिन से देखें तो इसको साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर बोला गया है, या इसको गट ब्रेन एक्सिस डिसऑर्डर बोला गया है। मतलब जो हमारा गट का और ब्रेन का कोरिलेशन है वो जब डिस्टर्ब हो जाता है तो ये बीमारी जो है वो पनपती है। और अगर इसको हम आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आयुर्वेद में इसको अग्नि दुष्टि से कंसिडर किया गया है कि जो हमारी अंदर अग्नि है, जिसको हम डाइजेस्टिव फायर बोलते हैं, वो जब किसी कारण से डिस्टर्ब हो जाती है तो संग्रहणी या ग्रहणी रोग जो है वो बनता है। पहले तो हमें ये देखना है कि हमारी अग्नि दुष्टि होती क्यों है। अगर हम आयुर्वेदिक क्लासिक्स को डीपली स्टडी करें तो उसमें अग्नि दुष्टि का जो मेन कारण बोला गया है, सबसे पहले हमारी इरेगुलर फूड हैबिट्स को कंसिडर किया गया है। अनटाइमली फूड खाना, इम्प्रॉपर वे से खाना, ओवर ईटिंग करना, पिछला खाना भी डाइजेस्ट नहीं हुआ, हम फिर खाना खाने बैठ गए हैं, ओवर ईटिंग कर रहे हैं। इनकम्पैटिबल फूड्स जो होते हैं, मतलब विरुद्ध आहार, जैसे गर्म और ठंडा साथ में खाना, या मीठा और नमकीन साथ में खाना, या जैसे हम बोलते हैं मूली के साथ दूध का सेवन करना। तो कुछ ऐसे इनकम्पैटिबल फूड्स होते हैं, विरुद्ध आहार होते हैं, जिनको खाने से हमारी अग्नि जो है वो दूषित होती है। इसके साथ साथ जितने भी हमारे वेग हैं, नेचुरल अर्जिज हैं, जब हम उनको सुप्रेस करते हैं, उनको दबाते हैं या उनको होल्ड करते हैं तो उनसे भी कहीं ना कहीं अग्नि दुष्टि होती है। तीसरा, गट जो ब्रेन एक्सिस है वो डिस्टर्ब होता है या साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम होती है। तो जितने भी हमारे मानसिक आघात है, मेंटल ट्रॉमा जिसको बोलते हैं हम लोग, क्रोध है, क्लेश है, द्वेष है, ईर्ष्या है, ये भी हमारी अग्नि को इम्पैक्ट करते हैं, अग्नि को दूषित करते हैं। होता क्या है कि जब हमारी अग्नि दूषित होती है तो हमारा जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, प्रोसेस है, ये सारा डिस्टर्ब हो जाता है। डाइजेशन सिस्टम जो है, इसमें अगर हम देखें तो डायरेक्ट रिलेशन हमारे पित्त दोष का है। हमारी बॉडी में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो पित्त दोष जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, और जैसे ही अग्नि दुष्टि होती है तो इट मींस कि पित्त डिस्टर्ब हो रहा है हमारी बॉडी में। इसके सिम्टम्स को अगर हम स्टडी करें, पित्त तो दूषित हो ही रही है, लेकिन पित्त के साथ कौन सा और दोष जो है वो दूषित हो रहा है, मतलब वात हो रहा है या कफ हो रहा है, तो सिम्टम्स जो हमारी बॉडी में डेवलप होंगे इन दोषों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम सिम्टम्स की इसमें बात करें तो अगर वात दोष प्रेडोमिनेंट है या वात दोष दूषित हो रहा है तो हमारी गट जो है वो ड्राई हो जाती है, हमारे बॉवल मूवमेंट्स जो है वो स्लो हो जाएंगे, स्टूल हमारा कॉन्स्टिपेटेड हो जाएगा, एब्डोमिनल कॉलिक पेन जिसको बोलते हैं हम लोग, पेट में हल्की हल्की दर्द या सुई चुभने जैसी दर्द जो होती है, ऐसे सिम्टम्स क्रिएट होते हैं। अगर पित्त ही ज्यादा प्रोवोक्ड है, पित्त ही ज्यादा दूषित है, बाकी दोष कम दूषित है, तो हमारी गट में क्या होता है कि गर्मी हो जाती है, इसको बोलते हैं हम लोग, हमारे एपिगैस्ट्रियम में या हमारे एनल पार्ट में बर्निंग सेंसेशन फील होती है। गट इतनी सॉफ्ट हो जाती है, बॉवल मूवमेंट्स इतने फास्ट हो जाते हैं हमारे कि लूज मोशंस लग जाते हैं, वाटरी स्टूल्स आते हैं उसमें। तो ये शो करता है कि पित्त इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो रही है। और अगर कफ दोष प्रेडोमिनेंट है या कफ का बीच में रोल है, अग्नि हमारी इतनी मंद हो जाती है, इतनी वीक हो जाती है, डाइजेशन प्रोसेस इतना कमजोर हो जाता है कि जो हम खाना खाते हैं वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होता, और वो जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा वो अनडाइजेस्टेड फूड जो है इवैक्यूएट होना शुरू हो जाते हैं स्टूल्स के साथ,
और स्टूल्स में जब हम टेस्ट वगैरह करवाते हैं तो उसमें अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स शो होते हैं। इसमें जब अग्नि मंद होती है तो म्यूकस डिस्चार्ज, कुछ लेसदार चिपचिपा सा पदार्थ जो होता है, जिसको हमारी भाषा में आयुर्वेद में इसको हम आम बोलते हैं, आम। तो वो आम जो होता है वो पेट से निकलना शुरू होता है स्टूल्स के साथ, और पेट में हैवीनेस वगैरह जो है वो मतलब सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। इसमें अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो आयुर्वेद में बहुत डीपली इसका ट्रीटमेंट जो है वो डिस्कस किया गया है। मॉडर्न व्यू में या एलोपैथी व्यू में अगर हम देखें तो कुछ खास ट्रीटमेंट इसमें इफेक्टिव नहीं मिलता है, लेकिन आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ट्रीटमेंट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक हमारा होता है शोधन चिकित्सा और एक होती है शमन चिकित्सा। शोधन चिकित्सा में हम लोग क्या करते हैं, जो दोष प्रिडोमिनेंट है, जिस दोष की वजह से सिम्टम्स क्रिएट हो रहे हैं, हम उसको कंसीडर करके शोधन चिकित्सा प्लान करते हैं। तो जैसे मैंने पहले बोला कि ये गट की प्रॉब्लम है या डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है, तो इसमें बाय डिफॉल्ट पित्त की इन्वॉल्वमेंट तो रहती है। तो सबसे पहले हमारा इसमें काम क्या होता है कि हम जो एग्रीवेटेड पित्त है, जो पित्त बढ़ी हुई है बॉडी में, उसको बॉडी से बाहर निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग विरेचन का प्लान करते हैं। विरेचन एक ट्रीटमेंट है जिसको हम टू प्रॉपर प्रोसेस, हम पेशेंट को कुछ लूज मोशन लगवाते हैं, पित्त जो है वो बाहर निकालते हैं। लेकिन इसमें ऑलरेडी पेशेंट को पित्त प्रोवोक्ड है, तो ऑलरेडी उसको लूज मोशन आ रहे हैं, तो हम इसमें क्या करते हैं, मृदु विरेचन, सॉफ्ट विरेचन देते हैं, जिससे पेशेंट्स को मोशंस में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन उसका पित्त जो है वो बाहर निकलता है। प्रॉब्लम को हम बाय रूट्स अपरूट कर देते हैं। तो सेकंड इसमें जो शोधन चिकित्सा हम लोग प्लान करते हैं, दैट इज द बेस्ट एंड द ओनली ट्रीटमेंट, दैट इज बस्ती ट्रीटमेंट, बस्ती चिकित्सा। बस्ती को कुछ लोग हम एनीमा ट्रीटमेंट में कंसिडर करते हैं, लेकिन ये टोटली गलत है और ये टोटली डिफरेंट है। एनीमा इज समथिंग लाइक कॉन्स्टिपेशन, किसी को हो गया और मेडिसिन दिया और कॉन्स्टिपेशन निकल गया, दैट इज एनीमा। लेकिन बस्ती ट्रीटमेंट इज टोटली डिफरेंट। बस्ती में हम लोग क्या करते हैं, कुछ मेडिकेटेड आइटम लेते हैं हम, जैसे कोई मेडिकेटेड घी है या मेडिकेटेड कोई काढ़े हैं मेडिसिन के, कुछ मेडिसिन को हम प्रिपेयर करते हैं, उसको हम थ्रू एनल रूट इंसर्ट करते हैं, और जो हमारा अग्नि का मेन स्थान है, जिसको हम अग्नाशय बोलते हैं, जिसमें हम ड्यूडेनम, कोलोन कंसिडर करते हैं, तो हम डायरेक्टली वहीं पे मेडिसिन को इंसर्ट करते हैं, और वहां पे जो भी दोष, जो भी सिम्टम्स क्रिएट हो रहे हैं, तो उनको हम लोग प्रॉपर्ली ट्रीट करते हैं। तो बस्ती इसमें बहुत रोल प्ले करती है संग्रहणी या ग्रहणी रोग में। इसके साथ साथ जो हम शमन चिकित्सा प्लान करते हैं, शमन में भी अगेन हम दोषों की कंसिडर करके ही शमन चिकित्सा प्लान करते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये अग्नि दुष्टि की वजह से हो रहा है, तो हमारा मेन प्राइम फोकस अग्नि के ऊपर होता है। तो इस बीमारी में हमने ऐसा ट्रीटमेंट प्लान करना है जिससे हम अग्नि को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी को जो हमारी डाइजेशन प्रोसेस है उसको हम स्ट्रॉन्ग करें। तो इसके लिए बहुत सी मेडिसिन आयुर्वेद में प्रिस्क्राइब्ड होती है, लेकिन अगर मैं होम रेमेडीज के रूप में बात करूं तो जैसे जीरा है, क्यूमिन सीड्स जिसको बोलते हैं, या शोंठ है, ड्राई जिंजर पाउडर, या हींग है, तो कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो आपके डाइजेशन प्रोसेस को हेल्प कर रही हैं, बूस्ट कर रही हैं, अग्नि को सपोर्ट कर रही हैं। इसके साथ साथ हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं, या तो वात दोष प्रेडोमिनेंट है तो हमारा गट जो होगा ड्राई फॉर्म पे होगा और बॉवल मूवमेंट्स कॉन्स्टिपेटेड होंगे। पित्त दोष की इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे हैं, बॉवल मूवमेंट्स हमारे फास्ट होंगे और फ्रीक्वेंट लूज मोशन होंगे। तो ट्रीटमेंट मोडालिटीज दोनों में चेंज हो जाती हैं। अगर वात प्रेडोमिनेंट है तो उसमें हम लोग मेनली जैसे दशमूल है, कुटज करके एक बहुत अच्छा प्लांट आता है कुटज, उसका बहुत अच्छा रोल है इसमें। अगर पित्त की बात कर रहे हैं तो जितने भी हमारे शीत वीर्य कोल्ड पोटेंसी वाली मेडिसिन हैं, सबसे बढ़िया मेडिसिन इसकी बात करूं तो मैं, जो हमारा बेल होता है, ईगल मार्मिलोस जिसके बेलपत्री बोलते हैं हम लोग, तो जो पका हुआ बेल होता है उसका जो गुद्दा होता है उसको हम लोग यूज करते हैं, या उसका पाउडर फॉर्म में उसको हम यूज करते हैं। दैट इज क्वाइट बेनिफिशियल इन पित्तज टाइप ऑफ संग्रहणी या ग्रहणी। और शतावरी है, तो ये मेडिसिन इसमें काफी इफेक्टिव होती हैं। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी कि ये साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं इसमें ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट रहती है, तो उसको कंसिडर करके हम लोग इसमें बहुत तरह की ब्रेन टॉनिक्स, जैसे ब्रह्मी है, शंखपुष्पी है, जटामांसी है, ऐसे ब्रेन टॉनिक्स को हम इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो स्ट्रीमलाइन होता है, हमारे हार्मोन्स है, हमारे जो अंदर केमिकल्स हैं ब्रेन में वो इंप्रूव होते हैं, जिससे वेगस नर्व जो इरिटेट हो रही है वो नॉर्मलाइज होती है, और जो हमारे साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग है इंप्रूव होती है। इसके साथ साथ एक और पंचकर्मा जो हम इसमें बहुत अच्छा एडवाइस करते हैं वो होता है शिरोधारा। शिरोधारा का मतलब होता है कि हमारा जो थर्ड आई है, दोनों आईब्रोज के बीच में जो पॉइंट होता है, इसके ऊपर हम कुछ धारा गिराते हैं कंटिन्यूअसली, और उससे हम नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, नर्वस सिस्टम को इंप्रूव करते हैं। इसमें भी अगर मैं प्रॉपर संग्रहणी ग्रहणी रोग में शिरोधारा की बात करूं तो इसमें हम एक बहुत स्पेशल टाइप की शिरोधारा करते हैं, जिसको हम बोलते हैं तक्र शिरोधारा। तक्र शिरोधारा क्या होता है कि एक तक्र बोलते हैं बटर मिल्क को, तो इसमें बटर मिल्क या छाछ बोल दो या लस्सी बोल दो, इसमें हम एक स्पेशल टाइप की तक्कर या छाछ हम तैयार करते हैं, जिसमें हम A2 काऊ जो होती है उसका दही लेते हैं। उस दही
इसको हम कुछ काढ़ों के साथ, जैसे ब्रह्मी है, शंखपुष्पी है, इनके काढ़े तैयार करके उसके साथ मिक्स करके उसकी हम तक्कर बनाते हैं, उसकी छाछ बनाते हैं और उस छाछ से पेशेंट की शिरोधारा करते हैं। एंड तक्कर शिरोधारा का साइंटिफिकली बहुत रोल है इंप्रूवमेंट में। इसके साथ साथ मैं एक और चीज बताना चाहता हूं कि अगर हम कोलाइटिस को या आईबीएस को या संग्रहणी या ग्रहणी को इग्नोर करते हैं या इसको प्रॉपरली टैकल या ट्रीट नहीं करते हैं तो ये क्रोनिक स्टेज में चली जाती है। और इसका एक एडवांस स्टेज जो होता है उसमें क्या होता है कि पित्त दोष ज्यादा प्रवोक हो जाता है और पित्त दोष जो है वो रक्त धातु को इन्वॉल्व कर लेता है। पेशेंट की जो कोलोन है, रेक्टम है, उसमें अल्सरेशन फॉर्मेशन हो जाती है, उसमें छाले पड़ने शुरू हो जाते हैं और उस कंडीशन को हम बोलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस या रक्तज संग्रहणी। तो उसमें क्या होता है कि जब भी पेशेंट स्टूल पास करता है, जब भी पेशेंट डेफिकेट करता है तो उसमें फ्रीक्वेंटली ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि जैसे ब्लड एक हमारा मेन धातु है तो उससे एनीमिक कंडीशंस क्रिएट होनी शुरू हो जाती है, बाकी जो धातुएं हैं वो वीक होनी शुरू हो जाती है और इससे एक माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम क्रिएट हो जाता है। जो भी हम खाना खा रहे हैं उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं गट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। एक तो ब्लड लॉस हो रहा है, ऊपर से हमारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं, तो एक माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम क्रिएट हो जाता है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस की कंडीशन में भी आयुर्वेद और पंचकर्मा में बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट जो है वो एडवाइस किए गए हैं। और अल्सरेटिव कोलाइटिस में जैसे मैंने पहले बोला है कि बस्ती ट्रीटमेंट बहुत अच्छी है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में एक हम खास किस्म की बस्ती देते हैं जिसको हम बोलते हैं पिच्छा बस्ती। पिच्छा बस्ती में हमारा एक पेड़ होता है जिसको हम बोलते हैं शालमल्ली। शालमल्ली पेड़ का जो गोंद होता है, जो उसका निर्यास होता है, उसका एक्सट्रैक्ट होता है, वो उसको मोचरस बोलते हैं हम लोग। वो मेन कंटेंट होता है हमारा पिच्छा बस्ती का। पिच्छा बस्ती को हम एक प्रॉपर प्रोसेस के साथ बनाते हैं और उसमें मोचरस को ऐड करते हैं और वो पिच्छा बस्ती को हम पेशेंट को थ्रू एनल रूट इंसर्ट करते हैं। और इसके प्रैक्टिकली इतने अच्छे रिजल्ट्स हमने देखे हैं कि विद इन फ्यू मंथ्स पेशेंट चाहे कितने भी क्रोनिक स्टेज में बैठा हो, विद इन फ्यू मंथ्स उसके जो अल्सर्स हैं वो हील अप होना शुरू हो जाते हैं। ब्लड जो आ रहा है स्टूल्स में वो आना बंद हो जाता है, स्टूल्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम हो जाती है और पेशेंट का जो माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है वो इंप्रूव होना शुरू हो जाता है और जिससे पेशेंट को ओवरऑल फिजिकल और मेंटल बेनिफिट होता है। दोस्तों मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो भी कोलाइटिस की, आईबीएस की या अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम है या संग्रहणी है, ग्रहणी है या रक्त संग्रहणी की प्रॉब्लम है, इसको हम लोग प्रॉपर वे से आयुर्वेद और पंचकर्मा के माध्यम से अगर हम अच्छी तरह ट्रीट करते हैं तो बिल्कुल इसमें कहने में कोई शक नहीं है कि इस बीमारी को हम जड़ से खत्म कर सकते हैं। ऐसी कंडीशंस में आप आयुर्वेद और पंचकर्मा को अपनाओ और अपना फिजिकल और मेंटल हेल्थ को मेंटेन करो। थैंक यू।